Hello friends, welcome back to the Curiosity Box. In this lecture, we are going to see the next topic vertical curve और उसमें भी हम नेक्स्ट देखेंगे वैली कर्व। समिट कर्व क्या होती है वो हमने ऑलरेडी देख रखा है, उसका डिजाइन भी हमने देख लिया है लास्ट लेक्चर में। देखो, जो वर्टिकल कर्व होती है ये दो तरीके की होती है, एक होती है समिट कर्व और दूसरी होती है वैली कर्व। तो मैंने दोनों के बारे में बता दिया था, समिट कर्व क्या होती है और वैली कर्व क्या होती है। अब इस लेक्चर में देखना है हमें वैली कर्व क्या होती है और उसे डिजाइन कैसे करना है। ये एक इमेज यहाँ पर मैंने डाली हुई है, इसमें देखो, ये एक वैली कर्व। मैंने क्या बताया था जब समिट कर्व के बारे में बताया था और वैली कर्व के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया, तब मैंने क्या बताया था वैली कर्व क्या होती है। वैली कर्व वो कर्व होती है जिसमें डिसेंडिंग ग्रेडियंट एंड असेंडिंग ग्रेडियंट मीट करते हैं। डिसेंडिंग ग्रेडियंट असेंडिंग ग्रेडियंट को मीट करता है तब जो कर्व बनती है उसे कहते हैं वैली कर्व। ठीक, मतलब अब वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में हमें जाना है। जब हमने हॉरिजॉन्टल कर्व पढ़ी थी तब हम ट्रांसफर डायरेक्शन में रोड को ऐसे उठा रहे थे, ऐसे, है ना। ये रोड है प्लेन, हॉरिजॉन्टल जा रही है ऐसे। जब कर्व में आते थे तब इस आउटर साइड को हम ऐसे उठा रहे थे, ट्रांसफर डायरेक्शन में उठा रहे थे, है ना। बट अब वर्टिकल कर्व की बात आ गई। अब हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा, अब होगा जो कुछ भी होगा वो सारा लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में होगा, अलोंग द लेंथ होगा। मतलब अब आएगा तो कभी ऐसे आएगा, जो रोड है वो ऐसे जा सकती है, या फिर ऐसे जाके ऐसे आ सकती है। जब वो ऐसे जाती है तब वो हो गए वैली कर्व, और जब ऐसे जाके ऐसे आती है तब वो हो गए समिट कर्व। ये ऐसे जाना क्या है, समिट कर्व क्या करता है, राइजिंग ग्रेडियंट फॉलिंग ग्रेडियंट को मीट करता है, तो इसे कहते हैं समिट कर्व। ये हो गया राइजिंग ग्रेडियंट और ये हो गया फॉलिंग ग्रेडियंट, तो उसे कहते हैं समिट कर्व। और जब फॉलिंग ग्रेडियंट ये राइजिंग ग्रेडियंट को मीट करता है तो उसे कहते हैं वैली कर्व। ठीक, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वैली कर्व। स्टार्ट करते हैं वैली कर्व से। लेट्स स्टार्ट विद द वैली कर्व। वैली कर्व, मैंने क्या कहा वैली कर्व क्या होती है, इसमें डिसेंडिंग ग्रेडियंट डिसेंडिंग ग्रेडियंट डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट एंड असेंडिंग ग्रेडियंट। जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट असेंडिंग ग्रेडियंट को मीट करता है तब जो कर्व बनती है उसे हम वैली कर्व कहते हैं। बेसिकली एक गड्ढा बना देती है ऐसे, ओके, ऐसे खाई, फिर ऐसे। ठीक, ठीक, ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई कि डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट करती है असेंडिंग ग्रेडियंट, बट बेसिकली ऐसा है नहीं। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लेसर ग्रेडियंट है वो लार्जर ग्रेडियंट को, मतलब स्मॉलर ग्रेडियंट लार्जर ग्रेडियंट को जब मीट करता है तब जो कर्व फॉर्म होती है उसे कहते हैं वैली कर्व। यहाँ इस इमेज में देखिए, इस इमेज में क्या है, ये देखो यहाँ से ये फॉलिंग ग्रेडियंट है, ऐसे फॉलिंग ग्रेडियंट है, और यहाँ जाके क्या हो रहा है, राइजिंग ग्रेडियंट को मीट कर रहा है। तो ये जो बेसिकली कर्व यहाँ पर बन रही है, ये बन रही है वैली कर्व। ऐसे जाएगी फिर ऐसे आके ऊपर आएगी, उसे कहते हैं वैली कर्व। ठीक, अब बात करते हैं इसकी आइडियल शेप की। तो क्या आप लोग बता सकते हैं इसकी आइडियल शेप क्या हो सकती है। समिट कर्व की आइडियल शेप थी सर्कल, सर्कुलर कर्व। क्या वैली कर्व में हम सर्कुलर कर्व प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, क्या हम सर्कुलर कर्व को वैली कर्व में प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लो ये कोई एक स्ट्रेट रोड है और बीच में ही एक आइडियल कर्व आ गई, ऐसे वैली कर्व आ गई, ये तो सर्कुलर कर्व हो गई ना, आइडियल हो गई। मान लो कि यहाँ से आप मूव कर रहे हो बाइक पर बैठ के 120 से 130 140 की स्पीड में, यहाँ जाके इसमें गिर जाओ, गिर गए, गिर तो गए, बट अब वापस नहीं आओगे, तो वापस ऊपर कैसे आओ, नहीं आ पाओ, यहीं ऐसे कैसे घूमते रहोगे।
बट ऊपर नहीं आ पाओगे। तो इसी की वजह से जो वैली कर्व होती है इसकी आइडियल कर्व नहीं होती है। याद रखना ये पॉइंट, वैली कर्व डज नॉट हैव द आइडियल शेप, इट हैज ओनली प्रीफरेबल शेप। अब इंडिया में मोस्टली प्रीफरेबल कौन सा शेप किया जाता है? इट इज ए क्यूबिक पैराबोला। मोस्ट प्रीफरेबल, मोस्ट प्रीफरेबल वर्टिकल कर्व, मोस्ट प्रीफरेबल वर्टिकल कर्व कौन सी है? क्यूबिक पैराबोला। समिट कर्व की कौन सी थी? सिंपल पैराबोला। ओके, ठीक। एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन कि मोस्ट प्रीफरेबल वैली कर्व कौन सी है, तो क्यूबिक पैराबोला। अगर ऐसे पूछा जाए कि आइडियल शेप ऑफ द वैली कर्व क्या है, तो कोई आइडियल शेप नहीं है वैली कर्व का। पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, ओके। मैंने क्या कहा? वैली कर्व डिसेंडिंग ग्रेडियंट, वैली कर्व में डिसेंडिंग ग्रेडियंट असेंडिंग ग्रेडियंट को मीट करता है। तो एक मैं यहाँ पर कर्व बना देता हूँ, एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कि मुझे समझाना क्या है। ये है कर्व, ठीक, ओके, कोई बात नहीं, ये कर्व। अब मुझे इसके ग्रेडियंट देखने हैं तो मैं क्या करता हूँ? टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, कहाँ ड्रॉ करें? इस पॉइंट पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका जो स्लोप होगा मैं इसे n1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? n1, सॉरी। अब क्या करना है? और एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से ये टेंजेंट आ गई मेरी। ओके, मैं इसे, इसका जो स्लोप होगा इसको n2 कह लेता हूँ। ठीक, तो देखो आप, n1 क्या है? n1 डिसेंडिंग ग्रेडियंट है ना, और ये जो n2 है ये असेंडिंग ग्रेडियंट है। तो यहाँ से अगर एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ पर जो डिसेंडिंग ग्रेडियंट है n1 ये मीट कर रहा है असेंडिंग ग्रेडियंट n2 को, करना है ना। देखो ये n1 क्या है? डिसेंडिंग ग्रेडियंट, ये मीट कर रहा है n2 असेंडिंग ग्रेडियंट को। तो यहाँ पर जो कर्व बनी है ये कौन सी कर्व है? ये है वैली कर्व। समझ आया? समझ में आना चाहिए। ठीक, तो ये जो कर्व यहाँ पर बनी है ये है वैली कर्व। अब मैं एक चीज कहता हूँ, एक बात कहता हूँ, यहाँ पर मेरी व्हीकल है, मैं इसे मूव कर रहा हूँ इस साइड, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा? क्या मुझे इस ऑब्जेक्ट का, मैं मान लो कि यहाँ इस व्हीकल में बैठा हूँ और इस व्हीकल में से मैं इस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ? हाँ, देख सकता हूँ। बट कब? दिन में। दिन में मैं इस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ, मतलब इस ऑब्जेक्ट की साइट मुझे दिन में मिल सकती है। बट अगर मैं नाइट की बात करूँ, तो नाइट की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ से मुझे ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जो अपनी व्हीकल है उसकी हेडलाइट कुछ इस तरीके से सामने आती है, इस तरफ। यहाँ तो नहीं जाएगी ना, तो ये मुझे ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। तो वर्टिकल कर्व पे मैं ये कह सकता हूँ कि साइड डिस्टेंस, जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस है उसका प्रॉब्लम है। कब? ड्यूरिंग द नाइट, रात में प्रॉब्लम है। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन द डिजाइन ऑफ वैली कर्व, वो फर्स्ट पैरामीटर कौन सा है? हेडलाइट साइड डिस्टेंस। हेडलाइट साइड डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए ड्यूरिंग द नाइट, तभी तो मैं खुद की व्हीकल को कंट्रोल कर पाऊंगा। या फिर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में उतना तो डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए ना मुझे रात में। ठीक, ठीक। तो सबसे पहली बात होगी हेडलाइट साइड डिस्टेंस की, हेडलाइट साइड डिस्टेंस का इसमें प्रॉब्लम होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं पैरामीटर लिख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द डिजाइन ऑफ वर्टिकल कर्व। फर्स्ट है हेडलाइट साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। सॉरी,
हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ओके, ये फर्स्ट पैरामीटर है जिसे कंसिडर करके हमको वैली कर्व डिजाइन करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस व्हीकल में आप बैठे हो, इस व्हीकल में आप जब बैठ के नीचे इस तरफ मूव करते हो, क्या आपको फील होगा कि वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है? होगा, लेकिन कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। आप देखिए ना यहाँ पर, मैंने क्या कहा था, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होता है? ये कोई कर्व है, ये वैली कर्व है। ओके, इसका कोई रेडियस होगा, ये इसका सेंटर है ना? इसका रेडियस होगा आर यहाँ पर। ओके, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर होता है, जिसे हमने सी या ए से रिप्रेजेंट करा था। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर यहाँ कोई स्ट्रेट रोड होगी, तो स्ट्रेट रोड होने के कारण इस पॉइंट पर रेडियस क्या है? इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना है? 0। बट अगर मैं इस पॉइंट पर आता हूं, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर देखो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो रहा है। अब कितना हो रहा है? v स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पर फिर से वो बात आ जाती है, कौन सी? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। इन अदर वे वी कॉल इट एज अ कंफर्ट कंडीशन, है ना? मान, आप मेले में गए हो कभी? मेले में अगर गए हो तो झूला होता है ना, जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक, उसमें बैठे हो। अगर उसमें बैठोगे तो जब वो ऐसे घूम के ऊपर जाता है, तो तब फील नहीं होता आप लोगों को? तब कोई फील नहीं आता कि कोई फोर्स हमें लग रही है और वो बाहर फेंकने की कोशिश कर रही है? ऐसा हमें फील नहीं होता कब? जब हम ऊपर जाते हैं, ऐसे घूम के जब ऊपर जाते हैं, तब हमें कोई फील नहीं होता। क्या फील नहीं होता? कि हमें फोर्स लग रहा है, जो फोर्स बाहर फेंकना चाहता है। फील कब होता है? जब हम नीचे आते हैं। ऐसे जब नीचे आते हैं तब ऐसे लगता है कि कोई फोर्स लग रही है जो हमें बाहर फेंकना चाहती है। समझ आया? वाह वाह वाह, क्या कॉन्सेप्ट बता दिया सर। तो देखो, वैली कर्व क्या है? नीचे जा रहा है, और समिट कर्व क्या होती थी? ऊपर जा रहे हैं। समिट कर्व में मैंने बताया था कि वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यही एक बात कंसिडर कर लो, जब अब उस झूले में बैठे थे, ऊपर जा रहे थे, तब आपको फील हुआ कि कोई फोर्स लग रही है कि जो बाहर फेंकना चाहती है? नहीं हुई ना? तो मैंने यही तो बताया था समिट कर्व में, कि वहां पर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता। ठीक, बट जब नीचे आओगे, तो नीचे आओगे तब लगता है कि कोई फोर्स लग रही है जो तुम्हें बाहर फेंकना चाहती है। ठीक है, तो वहां पर बात आती है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ये वही चीज है, जब आप नीचे आ रहे हो तो यहाँ पर डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर वो एक पैरामीटर आ जाता है, एक टर्म आ जाती है, जिसे कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, which is represented by c, and it is calculated as 80 upon 75 plus v। ये मैंने ट्रांजिशन कर्व जब हमने डिजाइन करी थी तब मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पैरामीटर क्या है? सेकेंड पैरामीटर है कंफर्ट कंडीशन, जिसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैंने बताया कि जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है वो है v स्क्वायर बाय आर। फिर से अगर यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर भी तो स्ट्रेट कर्व हो जाएगी। स्ट्रेट कर्व होने के कारण यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 0। ठीक, ठीक है। तो सेकंड पैरामीटर है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इसे हम कहते हैं कंफर्ट कंडीशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और इसको कह सकते हैं कंफर्ट कंडीशन। ठीक, कंफर्ट, कंफर्ट कंडीशन। तो अब मुझे डिजाइन करनी है वैली का, और कौन से दो पैरामीटर कंसीडर करने हैं? एक हेडलाइट साइड डिस्टेंस और दूसरा कंफर्ट कंडीशन। तो चलो देखते हैं डिजाइन ऑफ वैली का कैसे करना है। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन ऑफ वैली का। डिजाइन, डिजाइन, डिजाइन ऑफ वैली का।
फर्स्ट पैरामीटर कंसिडर कर लेते हैं। मैं करता हूं कंफर्ट कंडीशन। कंफर्ट कंडीशन। अब डिजाइन करना है मतलब क्या करना है? बेसिकली डिजाइन करना मतलब लेंथ कैलकुलेट करना है वैली कर्व का। बहुत बार बता चुका हूं डिजाइन मतलब क्या होता है, लेंथ कैलकुलेट। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं मैं। ट्रांसपोर्टेशन में अगर डिजाइन करना है किसी भी रोड का, हाईवे का, तो उसमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द वैली कर्व या फिर समिट कर्व, जो भी कर्व है, ट्रांजिशन कर्व, तो उनकी लेंथ कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ पर हमें दो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वैली कर्व की लेंथ कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट क्राइटेरिया है कंफर्ट कंडीशन। मान लो कि ये कर्व है, वैली कर्व। कर्व है इसका मतलब वैली कर्व है। ठीक है। अब मुझे इसका लेंथ कैलकुलेट करना है, तो लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताया था मैंने। प्रोजेक्ट कर देना है इस कर्व को यहाँ पर, तो ये जो है वो होगा, ये हमारा लेंथ ऑफ वैली कर्व होगा। ठीक। ओके। अब मैंने क्या कहा था, जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है वो होता है v स्क्वायर बाय आर। ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। इस पॉइंट पर स्ट्रेट कर्व होगी, इधर स्ट्रेट रोड होगी ना, तो यहाँ पे आर क्या होगा, इनफाइनाइट। यहाँ पर आर इनफाइनाइट है, रेडियस इनफाइनाइट है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक। यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, वी स्क्वायर बाय आर। क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस है वो है आर। ठीक। यहाँ पर फिर से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक। तो जब हम लेंथ ऑफ द कर्व कैलकुलेट करते हैं, लेंथ ऑफ द वैली कर्व कैलकुलेट करते हैं, तब हम कर्व को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कौन सा, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो टू वी स्क्वायर बाय आर हुआ है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट कौन सा, जिसमें एक्सेलरेशन वी स्क्वायर आर से जीरो हुआ है। समझ में आया? ओके। अब मैं करता हूं कैलकुलेट लेंथ ऑफ द कर्व। तो मुझे फर्स्ट इस आर का काट लेंथ ऑफ द कर्व कैलकुलेट करना है। ये तो सिमेट्रिकल हो जाएगा ना इस साइड, तो मैं इसे मान लेता हूं कि ये जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ, ये L1 होगा। तो ये भी कितना होगा, ये तो सिमेट्रिकल ही है, ये भी L1 होगा। इसका आधा पार्ट ही तो है यहाँ पर। बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो टू वी स्क्वायर बाय आर हुआ है, और यहाँ से वी स्क्वायर आर बाय जीरो हुआ है। तो ये हाफ हाफ ही तो होगा, सिमेट्रिकल होगा तभी तो ये जो थिंग्स यहाँ पर हो रही है वो होगी, है ना। तो मैं कह सकता हूँ जो लेंथ ऑफ द वैली कर्व है वो कितनी है, इस लेंथ ऑफ द वैली कर्व L इज इक्वल टू 2L1। ऐड कर दो दोनों को, दिस इज L1 प्लस L1 इज 2L1। ठीक। और ये कैलकुलेट कैसे करना है, इट इज कैलकुलेटेड एज बाय दिस फॉर्मूला इनटू 0.278 v क्यूब डिवाइडेड बाय c। ठीक। ये हो गई लेंथ ऑफ द वैली कर्व। मैंने फॉर्मूला क्यों बताया, डेरिवेशन क्यों नहीं बताया, इंपॉर्टेंट सिर्फ फॉर्मूला ही है, डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है। ये फॉर्मूला आप ऐसे याद रखो, L इज इक्वल्स टू 2L1 होता है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, और अंडर रूट ऑफ n 0.278 v होल क्यूब अपॉन c। ये v का क्यूब क्यों किया है हमने, या 0.278 क्यों किया है, क्योंकि ये किलोमीटर पर हावर में होता है, उसे मीटर पर सेकेंड में। बट यहाँ पर v रखना किस यूनिट में है, किलोमीटर पर हावर में। ठीक। ठीक। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। यहां से हमने लेंथ ऑफ द वैली का फाइंड आउट कर ली। अब सेकेंड बात करते हैं हेडलाइट साइड डिस्टेंस। सेकेंड क्राइटेरिया अब देखते हैं हेडलाइट साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज हेडलाइट साइड डिस्टेंस। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे। हेडलाइट साइड डिस्टेंस होता क्या है बेसिकली,
क्या होता है, याद है आपको? ये बेसिकली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ही होता है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस हम जनरली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक साइड डिस्टेंस बताया था, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, वो 2 टाइम्स ऑफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, ठीक। हेडलाइट साइड डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें भी हमें, ये भी बेसिकली दो मतलब साइड डिस्टेंस है, ये भी तो पार्ट ऑफ अ साइड डिस्टेंस है ना। जैसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गया, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो गया। सबमिट कर में देखा था हम लोगों ने, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग लेंथ कैलकुलेट करी थी सबमिट करके। वहां पर हमने दो कंडीशन कंसिडर किए थे, एक लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड दूसरी लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक। तो यहां पर भी हमें वो दो कंडीशन कंसिडर करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन हम कंसिडर करते हैं, लेंथ ऑफ द वैली कर्व इज ग्रेटर देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ठीक है, ठीक। तो देखो इसमें कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें बाय दिस फॉर्मूला, कोई नहीं वही फॉर्मूला है, headlight side distance whole square divided by 2 into h dash plus ssd into tan alpha। बताता हूं क्या चीजें हैं इसमें। ये हो गया एक्चुअल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ द वैली कर्व। कंडीशन क्या होगी, अब तुम कहोगे वैली कर्व की लेंथ तो पता नहीं, हम ये कैसे मान लें कि लेंथ ऑफ द वैली कर्व इज ग्रेटर देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस होगा। तो देखो हमें कंडीशन कंसीडर करना है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं जब हमने सबमिट करके डिजाइन करी थी, ठीक। फिर अगर हमने यहाँ पर जो कंडीशन अज्यूम करी है कि लेंथ ग्रेटर देन होगा हेडलाइट साइड डिस्टेंस से, अगर वो सेटिस्फाई करती है तब तो आंसर वही हो जाएगा, अगर नहीं करती है तो फिर हमारी सेकंड कंडीशन आ जाएगी। कौन सी सेकंड कंडीशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सेकंड कंडीशन आ जाएगी कि लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस, इसके करस्पॉन्डिंग हमें लेंथ ऑफ द कर्व कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक, ठीक। अब बात आती है ये एच डैश क्या है और एक टैन अल्फा क्या है। ये तो पता है कि एस एस डी जो है या फिर हेडलाइट साइड डिस्टेंस, आप इसे हेडलाइट साइड डिस्टेंस भी कह सकते हो और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक, ठीक। एच डैश क्या है, एच डैश है हाइट ऑफ द हेडलाइट, दिस एस डैश इज हाइट ऑफ हेडलाइट, height of headlight above the bottom of road। और आईआरसी ने कहा है कि ये जो वैल्यू होगी ये होगी 0.75 मीटर, ठीक। और ये जो अल्फा है, ये अल्फा है 1 डिग्री, और ये है क्या, ये है बीम एंगल, जो हेडलाइट होता है ना उसका बीम एंगल, ठीक, ओके। तो ये अल्फा इज इक्वल टू 1 डिग्री होगा। तो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, एस एस डी है तो एच एस डी आप कैलकुलेट कर लोगे। ये अल्फा यहाँ से 1 डिग्री रखना है और एच डैश 0.75 मीटर रखना है, तो यहाँ से आप लोगों को लेंथ ऑफ द वैली कर्व मिल जाएगी, ठीक, ओके। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर जाना होता है हमें सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो लेंथ ऑफ द वैली कर्व होगी वो होगी 2 टाइम्स ऑफ एच एस डी माइनस 2 into एच डैश प्लस एस एस डी, या फिर आप एच एस डी भी कह सकते हो, इंटू टेन अल्फा डिवाइडेड बाय एन, ओके, ठीक। वही सेम फॉर्मूला है जो समित कर में हम लोगों ने यूज किया था, बट यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, एच डैश एंड टेन अल्फा। ये क्यों आए हैं, क्योंकि हेडलाइट साइड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है रात में, ठीक, उसी की वजह से यहाँ पर हेडलाइट साइड डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को सारी चीजें लेनी पड़ेगी, ओके। तो ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। ऑन विच कंडीशन, किस पे बेस करता है, व्हेन लेंथ इज लेस देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ओके। एच डैश क्या है, हाइट ऑफ द हेडलाइट, इट इज इक्वल टू 0.75 मीटर, और ये tan अल्फा क्या है, यहाँ पर अल्फा है बीम एंगल विच इज इक्वल टू
1 डिग्री। ठीक है, समझ आया? ओके। और आप ये जो मैं एसएसडी एचएसडी लिख रहा हूँ, ये बेसिकली एचएसडी हम प्रोवाइडिंग उतना करते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था, ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस उतना ही प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक, ओके। तो यहाँ पर अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आंसर वही हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो आंसर वही हो जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अगर ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती है तो फिर हमें सेकंड कंडीशन चेक करना पड़ेगा, और सेकंड कंडीशन फिर तो सेटिस्फाई करनी है ही। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर डिजाइन कैसे करना है वैली कर्व का, और कौन कौन से पैरामीटर होते हैं ये मैंने बता दिया है। और एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, ये जो सी है ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। क्या है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अब जब हम लोगों ने डिजाइन ऑफ ट्रांजिशन कर्व पढ़ी थी तो उसमें जो सी की वैल्यू ली थी वो ली थी 0.5 से 0.8 तक, है ना? बट ये गलती यहाँ पर नहीं करनी है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में सी की वैल्यू नहीं प्रोवाइडेड है तो वो हमेशा हमें 0.6 ही लेनी है। 0.6, 0.6 याद रख लेना। कंफर्ट कंडीशन, जब हम लेंथ ऑफ द वैली कर्व फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो सी की वैल्यू होगी वो हमेशा 0.6 ही लेना है अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो। ठीक, ट्रांजिशन कर्व में 0.5 से 0.8 तक ले सकते हो, बट वैली कर्व में 0.6 ही लेना है। ठीक, अगर क्वेश्चन में सी दिया हुआ है और अगर आप सी कैलकुलेट करते हो विच इज इक्वल टू 80/75 प्लस वी, तब तो ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो सी इक्वल टू 0.6 रखना है। समझ आया कि क्या करना है और कैसे डिजाइन करना है? ठीक, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन का, इन दोनों में से ये फर्स्ट कंडीशन, कंफर्ट कंडीशन एंड नेक्स्ट कंडीशन इज हेडलाइट साइड डिस्टेंस, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम लेंथ होगा, वो होगा हमारा फाइनल आंसर। मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू इज द लेंथ ऑफ द कर्व। समझ आया कि हम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, सब सबमिट करके जैसा ही है। ठीक, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और कोई इसमें लॉजिक नहीं है कि ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई लॉजिक नहीं है। जो लॉजिक यहाँ पर था मैंने बता दिया कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चेंज होता है और उसी की वजह से फॉर्मूला बनता है। समझ में आया? तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर रोकता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, और उस पर एक क्वेश्चन आता ही है तो मैं बेसिकली वो करवाना चाहता हूँ सेपरेट को वीडियो में। ठीक, ठीक है, तब तक आप लोग इस वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।